भोलकपुर गांव में सोमेश और जगत रहते थे। वे दोनों जिगरी दोस्त थे। जगत दिहाड़ी मजदूरी करता था और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता था, लेकिन सोमेश का किसी काम में मन नहीं लगता था। वो दिन भर बस इधर उधर घूमता रहता था। वो बहुत शरारती भी था। वो हमेशा जगत को चिढ़ाया करता था। एक दिन दोनों दोस्त साइकिल पर सवार कहीं जा रहे थे। जगत साइकिल के पैडल मार रहा था। सोमेश पीछे बैठा था और चुटकुले सुना सुनाकर जगत को हंसा रहा था। ऐसे ही एक चुटकुले पर जोर से हंसने पर उनका संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे गोबर के ढेर की तरफ जाने लगे। सोमेश को जैसे ही ऐसा होने का एहसास हुआ, वो तुरंत साइकिल से कूद गया। गोबर के ढेर में गिरे जगत को देख सोमेश जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर जगत ने एक शब्द भी नहीं कहा और वहाँ से जाने लगा। साइकिल पर सवार मन ही मन, मैं अपने बगल में अपने बिस्तर पर छिपकली को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इस सोमेश को बर्दाश्त करना मुश्किल है। मुझे किसी भी तरह हमेशा खुद को व्यस्त रखना होगा, तभी मैं शांति से रह सकूंगा इससे दूर। वो ऐसे सोचते हुए अपने घर चला जाता है। उसकी पत्नी कला ने जब अपने पति को गोबर में सने कपड़ों में घर आते देखा तो बोली, क्यों जी, तैरने के लिए पानी नहीं मिला तो आप गोबर में ही तैर लिए का? जानकर क्यों गोबर में तैरूंगा, जरा बताओ तो। गोबर से ज्यादा तो वो सोमेश है खतरनाक। ये सब उसकी वजह से ही हुआ है मेरे साथ। ऐसा कहकर वो गुस्से में अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है। पति को देखकर कला, आज वैसे भी तुम्हारे पास काम नहीं है ना, तुम जाकर भैंस को खाना खिलाओ और पानी दे दो, ये भूसा भी देना। एक दिन के लिए मैं जरा घर पर रहकर आराम करूंगी, समझे? रोज भी क्यों करना है तुम्हें ये सब? अगर हम उस भैंस को बेच दें तो कम से कम हमें कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। बेचेंगे काहे को? मेरी दादी ने मुझे इतने प्यार से तोहफे में दी है, हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। ठीक है, तो सोमेश के पास कोई काम नहीं है, आज से हम उसे इसकी देखभाल करने के लिए क्या देते हैं, ठीक रहेगा ना? जगत ने ऐसा कहा तो कला राजी हो गई। वो उस भैंस को तुरंत सोमेश के पास ले गया। दरअसल वो भैंस एक जादुई भैंस थी और अगर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करे तो वो उसे सोना देती थी, लेकिन इसकी जानकारी किसी को थी नहीं। तो अब देखते हैं कि उस सोने को पा सके वो भाग्यशाली कौन है। क्यों रे, मैंने गोबर में गिरने पर तेरी खिल्ली उड़ाई, तू मुझे भैंस से मारने ले आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और तेरी भाभी गाँव जा रहे हैं, लौटने में 4 दिन लगेंगे, तब तक तू भैंस की देखभाल करना। तू मेरा दोस्त, रिश्तेदार, मेरे लिए सब कुछ है ना सोमू, है कि नहीं? बोलना। चुप है तू तो, बोल। हाँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ, लेकिन भैंस की देखभाल करने का तरीका मुझे पता ही नहीं है। बोल, अब क्या करूँ? उसमें समझने के लिए क्या है? तुझे भैंस के मुंह से उसकी पूंछ तक उसे करीने से धोना है बस। हर घंटे इसे बदबू तो नहीं आ रही देखते रहना होगा और इस पर इत्र लगाना होगा। कहाँ पर? मुझे इत्र कहाँ पर लगाना होगा भाई? हाँ, भैंस के शरीर पर, और कहाँ? मेरे इतना चिढ़ाने पर भी तूने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। 4 दिन तक क्या मैं तेरी भैंस की देखभाल नहीं कर सकता? 4 दिन नहीं, कुछ और समय भी लगे तो तू लगा लेना, मैं इसे संभाल लूंगा। तू और भाभी खुशी खुशी जा। तो जगत वहाँ से चला गया। सोमेश उस भैंस को पास के पेड़ से बांधकर सो गया। वो भैंस थोड़ी देर बाद जोर जोर से रंभाने लगती है। उसे लगता है कि भैंस को भूख लगी है, इसलिए वो एक बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर उसके सामने रख देता है। भैंस पानी नहीं पीती और जोर से रंभाने लगती। जल्दी से सोमेश खेतों में जाता है और उसे खिलाने के लिए घास काट कर लाता है। भैंस घास खा लेती है, लेकिन फिर जोर जोर से रंभाने लग जाती है। ये देखकर सोमेश, अरे क्या हो गया इसे? कान फाड़ रही है मेरे, शांति से सोने नहीं दे रही है, चिल्लाती ही जा रही है। मैं बहरा हो जाऊंगा और चीखी तो। मैं इस भैंस को कहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसे अब और नहीं सहन कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे ही वो ये सोचता है, भैंस अपनी पूंछ उसके मुंह पर मार देती है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसे दूर करने की ठान लेता है। सोमेश भैंस को जगत के घर ले जाता है। वहाँ दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये देख वो भैंस को घास के ढेर के पास छोड़कर अपने घर चला गया। भैंस घास खाने लगती है। सोमेश अपने घर जाकर आराम से सो जाता है। भैंस की याद आने पर वापस जगत के घर भागता है। वहां जाकर उसने देखा कि भैंस सोना निकाल रही है। ये देखकर सोमेश चौंक गया। जगत ने मुझे ये नहीं बताया था कि ये जादुई भैंस है। अब मैं उसे भैंस नहीं देने वाला हूँ वापस। वो क्या करता है, भैंस के कान छिदवा देता है, उसके पैरों में पायल पहना देता है
उस दिन से वो भैंस की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। इस तरह 4 दिन बीत जाते हैं। जगत और कला वापस लौट आते हैं। जगत से कला भैंस को घर वापस लाने के लिए कहती है। उसकी बात मानकर जगत भैंस लाने के लिए सोमेश के घर गया, लेकिन सोमेश कहने लगता है कि उसने उसे कोई भैंस नहीं दी थी। दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है और लड़ाई की बात ग्राम प्रधान सुंदरैया तक पहुंच जाती है। सुंदरैया इस बात को सुनने के बाद दोनों से पूछताछ करने लगते हैं। तब सोमेश बड़ी चतुराई से कहता है, सरपंच जी, भैंस इसकी है तो मुझे उसकी पहचान बताने के लिए कहें इससे। ये सुनकर जगत भैंस के बारे में बताने लगा। जगत की बताई बात उस भैंस से मेल नहीं खाती। ये साबित करने के लिए कि उसकी भैंस है, सोमेश उसके छिदे हुए कान दिखाता है और उसे अपनी पहनाई हुई पायल दिखाता है। जगत समझ जाता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और वो दुखी होता है। दूसरी तरफ सोमेश उस जादुई भैंस की खूब देखभाल करता है, सोना पाता है और अरबपति बन जाता है। गोविंद जैसे ही उसकी पहली पत्नी कांता की मृत्यु हो जाती है, सुजाता के साथ दूसरी शादी रचा लेता है। शादी के बाद वो सुजाता को अपने घर लेकर आया। वो सुजाता को एक काले कपड़े की पोटली दिखाता है। सुज्जू, किसी भी हालत में दरवाजे की चौखट से बंधी इस काली पोटली को मत छूना। कोई भी आए और जो कुछ भी कहे वो नहीं सुनना। इस पोटली को नहीं खोलना। क्यों? लेकिन उसमें सोना है क्या? कुछ ऐसा ही समझो। जब सही समय आएगा मैं इस बारे में बता दूंगा। कोई बुजुर्ग महिला आकर तुम्हें इससे हटाने के लिए कह सकती है। यह साधु जैसा दिखने वाला आदमी तुमसे कह सकता है कि इसे हटा दोगी तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा, लेकिन उनकी बातों में आकर ये काला कपड़ा मत हटा देना। समझ रही हो ना मेरी बात? समझ के, लेकिन तुम मुझे तो बता सकते हो कि इसमें क्या है। हाँ बताओ ना। ओहो सूजी, अभी तुम उस काले कपड़े को भूल जाओ ना। आज से ये तुम्हारा घर है। अपने दाहिने पैर के साथ अंदर कदम रखो। सुजाता बड़ी खुशी के साथ अपने दाहिने पैर बढ़ाकर अंदर आती है, लेकिन काले कपड़े को लेकर उसके दिमाग में जिज्ञासा बनी रहती है। कुछ तो है इसमें, इसलिए कह रहा है इसे मत छू। किसी तरह मुझे इस मामले का पता होना चाहिए। फिर एक दिन गोविंद किसी काम से बाहर चला गया। सुजाता दरवाजे के नीचे एक स्टूल लगाती है और चढ़कर काला कपड़ा हटा देती है। कपड़े से एक जोड़ी घुंघरू गिरते हैं। तभी वहां घुंघरू पहने एक भूतनी प्रकट हो गई। सुजाता बेहद डर गई और अपने बेडरूम में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। भूतनी चलकर घर के अंदर आ गई। इधर देखो बहन, तुम भूल रही हो कि मैं एक भूत हूँ। तुम अपने बेडरूम में या अपनी अलमारी में, अगर तुम अपने बाथरूम में भी छिप जाओ तो मैं वहाँ भी आ सकती हूँ। बेहतर नहीं होगा कि तुम सामने आकर कुछ देर बात कर लो और फिर मैं चली जाऊं तुम्हारे सामने से। तुम मुझे नुकसान मत पहुंचाना प्लीज। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। तुम मेरे पति की दूसरी पत्नी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम अपने कमरे से बाहर आओ। सुजाता ने हिम्मत की और हॉल में आ गई। घुंघरू भूत और सुजाता एक दूसरे से काफी देर तक बात करती रही। सुजाता सारी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उसकी अपनी कमी को ढकने के लिए उसने मुझे बलि का बकरा बनाया। कल मैं थी, आज तुम हो और कल कोई और होगी। इस तरह कितनी औरतों की जिंदगी खराब हो रही है ना? है ना? ऐसे लोगों को क्या हम सबक नहीं सिखा सकते? अगर हम उन्हें सबक सिखा भी दे तो भी इन आदमियों की यह हरकत कुत्ते की पूंछ की तरह है, जो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। सिर्फ उसकी मौत ही सब कुछ ठीक करेगी। सुजाता मान जाती है। घुंघरू भूत कमरे से गायब हो जाती है और हवा में दिखाई देती है। भूतनी हवा में उड़ती रहती है और देखती रहती है कि उसका पति गोविंद किधर जा रहा है। वो गोविंद को अपने घर के रास्ते में साइकिल पर तेजी से घर की ओर जाते देखती है। नए दूल्हे का उतावलापन तो देखो, कैसे सरपट भाग रहा है। भूतनी हवा में गायब हो गई और जाकर साइकिल के पीछे बैठ गई। गोविंद को लगता है कि अचानक साइकिल को चलाने में बड़ी ताकत लग रही है। साथ ही वो घुंघरू की आवाज छम छम सुनता है। गोविंद तुरंत साइकिल रोक देता है और पीछे कौन है ये मुड़कर देखता है। कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन घुंघरू की छम छम सुनाई देती रहती है और उसकी आंखों के सामने घुंघरू हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं।
घुंघरू तैरते देख गोविंद डर जाता है। ये क्या, मुझे कांता के घुंघरू दिखाई दे रहे हैं। तभी, क्या तुमने मेरा नाम लिया? गोविंद के सामने भूतनी आ जाती है और वो डरकर, मुझे मत मारो कांता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। उस दिन क्या मैंने तुमसे यही भीख नहीं मांगी थी गोविंद? हाँ बोलो, यानी क्या तुम मुझे उसी तरह से मारने वाली हो? हाँ बेशक, संतान न होने पर अपनी कमी को छिपाने के लिए तुमने मुझे दोषी ठहराया और मार डाला। इससे तुम्हें क्या मिला? हाँ बोलो। मुझे नई पत्नी मिली है ना, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी पता चल जाएगा कि तुम में बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं है। मैं सुजाता को भी मार दूंगा फिर। तभी सुजाता वहां आ गई। गोविंद उसे वहां देखकर हैरान हो जाता है। क्या तुमने मुझे मारने के लिए शादी की है मुझसे? सुजू, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मुझे बताओ, क्या तुमने देखा? ये एक पागल जानवर है जो तुम्हारे साथ रह रहा है। ये खतरनाक है, इसे मार डालो दीदी, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। भूतनी सुजाता को लेकर वहां से गायब हो जाती है। छम छम आवाज करते हुए घुंघरू आकार में बड़े हो जाते हैं और गोविंद की गर्दन को जकड़ लेते हैं। वो गोविंद को हवा में ऊपर उठा लेते हैं। गोविंद उनकी गिरफ्त से छूटने के लिए हाथ पैर चलाता है, लेकिन 1 मिनट के बाद मर जाता है। उसके गले में कसे घुंघरू गायब हो गए। गोविंद की मौत की खबर मिलने पर सुजाता ऐसे दिखाती है जैसे कुछ नहीं जानती।